brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। नमस्कार अंशुमन सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं दर्पण। खर्चा पानी में आपका स्वागत है। हमारे पास आज टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई एक खबर होगी। एक महत्वपूर्ण बिल जो संसद में रखा गया है, जिसका बड़ा असर भारत के छोटे उद्योगों पर, लघु उद्योगों पर पड़ने वाला है। हम उस पर बात करेंगे और हम बात करेंगे शायद सेबी पर। जी, और चलते चलते हम अंशुमन जी आपसे अपडेट लेंगे एक ऐसे इंश्योरेंस का जो बैंक में जमा हमारे पैसों से जुड़ा हुआ है। तो पहली खबर को लेते हैं। सवाल सिंपल सा है, क्या भारत में टेलीफोन की दरों में बढ़ोतरी होने वाली है? भारत में टेलीफोन की दरों में बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। यानी अभी तक अगर आप पेट्रोल, डीजल या खाने के तेल की महंगाई देख रहे थे, तो अब तैयार हो जाइए अपने फोन के बिलों की महंगाई देखने के लिए। हम खर्चा पानी के अलग अलग संस्करणों में दर्पण इस बात पर बात कर चुके हैं कि दूरसंचार कंपनियों के राजस्व गहरे दबाव में है। उन्हें और खासतौर से एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां जिन्हें एजीआर का एक बड़ा हिस्सा चुकाना है, उनके पास दरें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ताजी जो सूचना हमारे पास ये है कि एयरटेल ने जो एंट्री लेवल का अपना टैरिफ था 49 रुपए का प्रीपेड यूजर्स के लिए, उसे बढ़ाकर अब 60% बहका करके उसे 79 रुपए कर दिया है। यानी कि जो सबसे छोटा रिचार्ज एयरटेल का था, उसकी कीमत 60% बढ़ चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल लगभग अपनी दरों में 30% के आसपास की बढ़ोतरी करेंगे। जियो ने भी अपनी कुछ दरों में डेटा प्लान्स में ट्वीक करना शुरू किया है। वोडाफोन आइडिया की समस्या सबसे ज्यादा बड़ी है, जिसे अभी 2,500 करोड़ चुकाने हैं। कंपनी 1.8 लाख करोड़ के कर्ज में बैठी हुई है और उसे अगर सरकार की तरफ से कोई बेल आउट मिल भी जाता है, तो भी उसके बाद कंपनी को सस्टेनेबल बनाने के लिए, कंपनी के कारोबार को सक्रिय रखने के लिए उसे टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। एयरटेल ने इसकी शुरुआत कर दी है टैरिफ बढ़ाने की। थोड़े समय में मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया के टैरिफ में भी बढ़ोतरी होना शुरू होगी, क्योंकि कंपनियां अब 5G की तैयारी के लिए, नेटवर्क को बेहतर करने के लिए और अपने पिछली राजस्व की देनदारियां या स्पेक्ट्रम की फीस चुकाने के लिए नए राजस्व के स्रोत की तलाश कर रही हैं। एयरटेल की इस तैयारी के बाद सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ने की संभावना उन छोटे पैकेजेस में है, छोटे रिचार्ज में है, जो आमतौर पर कमोडिटी के तौर पर या सबसे ज्यादा संख्या में लोग खरीदते हैं। इस बात की संभावना, लेकिन ये शुरुआत हो गई। जीवन जी, खर्चा पानी के एक दूसरे सवाल की ओर को चलते हैं। खर्चा पानी के एक एपिसोड में हमने बजाज फाइनेंस के क्वार्टरली नंबर पर चर्चा की थी और उसे सिर्फ ऑटो सेक्टर से ही नहीं, एमएसएमई के एनपीए से भी जोड़कर देखा था। अब एक और रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स हैं माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज में, वो मार्च के क्वार्टर में तिमाही में 12.60% हो गए हैं, जबकि पिछली तिमाही यानी कि जो दिसंबर की तिमाही थी उसमें ये केवल 12% थे। तो एनपीए से जुड़ी हुई एक और चिंताजनक खबर आ रही है। एनपीए से जुड़ी हुई खबर का एक दूसरा आयाम है। जो आपने आंकड़ा बताया वो सही है, क्योंकि छोटे उद्योगों में एनपीए और बैंकों के फंसे हुए कर्ज बुरी तरह बढ़ रहे हैं। पर इसके साथ एक बड़ा बदलाव जो सरकार बैंक्रप्सी कानून में करने जा रही है, जो समझना और छोटे उद्योगों के लिए जानना महत्वपूर्ण है। सरकार ने एक संशोधन कानून का मसौदा, इंसॉल्वेंसी लॉ में संशोधन का मसौदा संसद में पेश किया है, जिसमें अब बैंक्रप्सी के कोर्ट की और इंसॉल्वेंसी कानून का फायदा छोटे उद्योगों को भी मिल सकेगा। हमने पिछली बार इस पर चर्चा की थी कि भारत में छोटे उद्योगों के पास इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी डिक्लेयर करने का कोई विकल्प नहीं है। उनको तो कर्ज चुकाने ही पड़ते हैं, क्योंकि बैंक उनसे किसी न किसी तरह से वसूल लेते हैं, जबकि बड़ी कंपनियों के 90%, 98% हेयर कट बैंक्स अपने सर पे ले लेते हैं और वो बड़ी कंपनियां बरी हो जाती हैं। तो सरकार ने जो प्रस्ताव संसद में रखा है, जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, वो काफी महत्वपूर्ण है और अगर ये सही ढंग से लागू हुआ तो शायद हमें छोटे उद्योगों में जो फंसे हुए कर्जों की समस्या है उसका भी थोड़ा समाधान देखने को मिलेगा। ये कुछ इस तरीके की व्यवस्था है कि इसमें एक प्री पैकेज्ड रिजोल्यूशन प्रोसेस लाया जाएगा, जिसमें लोन का डिफॉल्ट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो। यानी ऐसे केसेस इसके तहत लिए जाएंगे जहां लोन का मैक्सिमम डिफॉल्ट
बैंक के दिए हुए लोन का मैक्सिमम डिफॉल्ट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। यानी कोई एमएसएमई यूनिट है और उसका कारोबार ठप हो गया और वो बैंक का कर्ज नहीं चुका पाई और वो इस पैकेज में जाती है और 1 करोड़ रुपए तक का उसका डिफॉल्ट है, तो उसे इस नए इंसॉल्वेंसी कानून के संशोधन के तहत कवर किया जाएगा। और इसमें गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर 10 लाख रुपए तक की का थ्रेशोल्ड रखा है, जो नुकसान उठाने के लिए बैंकों को सुविधा दी जाएगी। इस कानून के तहत जो डिटेल हमें मिल रहे हैं इस प्री पैकेज प्रोसेस के तहत शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स यानी कंपनी के मालिक, छोटी कंपनियों के मालिक और स्टेक होल्डर्स और यानी बैंकर्स, ये मिलकर एक साथ बैठेंगे और बाहर किसी बायर की तलाश करेंगे और वो बायर उस कंपनी को या उस कंपनी के देनदारियों को खरीदने के बाद में सहमति होगी और जब वो सहमति बन जाएगी तो वो पूरा प्रस्ताव एनसीएलटी के सामने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने जाएगा और इसे आईबीसी कानून के तहत हल किया जाएगा। ये प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत में छोटे उद्योगों की बैंक्रप्सी में कुछ मदद मिलेगी। इसकी मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी। कहा जा रहा था कि सरकार केवल बैंक्रप्सी के मामले में या कर्ज माफी के मामले में या कर्ज के भुगतान को टालने के मामले में सिर्फ बड़े उद्योगों की सुनती है। तो ये एक विधेयक महत्वपूर्ण कदम है। इसका लाभ कितने उद्योगों को मिलेगा ये हमें आगे पता चलेगा, लेकिन ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र आपने किया कि छोटे उद्योगों में एनपीए बड़े पैमाने पर बढ़े और खासतौर से पिछले 1 साल में बड़ी कंपनियों ने तो अपने कर्ज चुकाए हैं, उन्होंने तो अपनी लोन की लायबिलिटीज कम की हैं, उनके तो लोन रिपे होना शुरू हुए हैं। कर्ज का संकट तो अब अगले साल में ज्यादा बड़ा संकट छोटे उद्योगों में आने वाला है। और यहाँ ये भी समझना जरूरी है दर्पण कि बड़े उद्योगों में कर्ज का संकट समाप्त होने की तरफ चल रहा है। ज्यादातर चीजें या तो बैंक्रप्सी कोर्ट में चली गई हैं, वहां से उनके रेजोल्यूशन निकलना शुरू हो रहे हैं, या बैंकों के बड़े एनपीए बैड बैंक को दिए जा रहे हैं। समस्या छोटे बैंकों के एनपीए की है और वो कैसे हल होगा ये इस कानून की सफलता या इसका असर है प्रभाव तय करेगा। अंशुमन जी, तीसरी खबर की ओर को चलते हैं। सेबी का मतलब सभी हमारे दर्शकों को मालूम है, मतलब शेयर मार्केट का मॉनिटर, और सेबी के हेड यानी चेयरमैन हैं अजय त्यागी। उनकी चिंता है भारतीय कंपनियों के पुअर डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को लेकर, मतलब कंपनियां अपने बारे में जो जानकारियां सेबी को देती हैं या पब्लिक करती हैं उसके मानक गड़बड़ाए हुए हैं या खराब हैं। तो मेरे 2 सवाल हैं अंशुमन जी आपसे। पहला, क्या आपका भी ये मानना है? और साथ ही मैंने बहुत जेनरिक बात रखी, लेकिन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड को लेकर अजय त्यागी का स्पेसिफिकली क्या कहना है, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। ये बात सेबी चीफ के अजय त्यागी की बात एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आ रही है। ये बहस भारतीय शेयर बाजारों में लंबे समय से चल रही है कि क्या कंपनियां उस 25% हिस्सेदारी को मार्केट में बेचने के नियम का पूरी तरह पालन करती भी हैं या नहीं करती हैं। सेबी का एक नियम है कि अगर कोई कंपनी है तो उसे कम से कम 25% अपनी हिस्सेदारी, 100 रुपए में से 25% या 25% हिस्सेदारी पब्लिक को देनी चाहिए। यह सेबी का नियम है। अजय त्यागी ने यह बात इस बात के लिए कंपनियों पर को और ज्यादा बाध्य करने की या दबाव बनाने की बात कही है कि कंपनियां इस 25% की नियम का पूरी तरह पालन करें। क्या वो ऐसा तो नहीं है कि इस 25% के नियम के तहत वो बाकी और प्रमोटर्स को और बाकी लोगों को शेयर अलॉट कर देती है और पब्लिक को कंपनी में बहुत कम हिस्सेदारी मिलती है? ऐसा मुद्दा क्यों आया? इसके तार कहीं ना कहीं कुछ ताजे विवादों से जुड़ते हैं, जिनमें अडानी वाला विवाद भी है। यह माना गया कि कंपनियां जब पब्लिक इशू लाती हैं या अपने शेयर बाजार में फ्लोट करती हैं तो उसका बड़ा हिस्सा तो फंड इन्वेस्टर्स उठा ले जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स उठा ले जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स उठा ले जाते हैं, तो पब्लिक के हाथ में तो केवल 10% 5% हिस्सेदारी होती। तो ये एक तरह से पब्लिक इशू जब हमें दिखता है कि बाजार में जारी होने से पहले, सब्सक्रिप्शन से पहले उसका बड़ा हिस्सा इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया, बड़े फंड्स ने खरीद लिया, तो तकनीकी तौर पर ये पब्लिक होल्डिंग नहीं होगी। ये है कि कंपनी ने 2 बड़े बायर्स से बात की और अपनी हिस्सेदारी 2 बड़े बायर्स को बेच दी। वो यहां पर सेबी को लगता है कि यह चीज पारदर्शी नहीं है। यदि जनता को हिस्सेदारी दी जानी तो जनता को ही हिस्सेदारी दी जाए, फिर उसमें ये बड़े शेयर होल्डर्स या फंड बीच में ना आए। इसलिए अजय त्यागी ने, जो सेबी अध्यक्ष, उन्होंने संकेत दिया है कि कंपनियों को अपनी शेयर होल्डिंग का और बाकी चीजों का डिस्क्लोजर और स्पष्ट रूप से करना होगा ताकि इस नियम को सही ढंग से लागू किया जा सके। जो नियम है उस हिसाब से भारत में जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं, जितनी सूचीबद्ध कंपनियां हैं शेयर बाजार में, दर्पण उन्हें कम से कम 25% की अपनी होल्डिंग या 25% की अपनी हिस्सेदारी बाजार में बेचनी होगी, बाजार में लिस्टिंग कराने के लिए देनी पड़ती है।
जो आमतौर पर कंपनियों से बाहर निकलकर शेयरधारकों के हाथ में न पहुंचने के बजाय कुछ बड़े निवेशकों के हाथ में पहुंच जाती है। अब यहां से सेबी कौन से नियम बनाएगी, कैसे इंश्योर करेगी, और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी जो तकनीकी तौर पर अपनी 25% की सीमा के पास खड़ी है, पार कर चुकी हैं, पर पब्लिक के पास उसके शेयर की होल्डिंग कम है। पर यह एक दिलचस्प बदलाव होने वाला है। इससे हमें अगर ये नियम कायदे से लागू हुआ तो अच्छी कंपनियों में निवेश के और ज्यादा मौके आम निवेशकों को मिलेंगे। अंशुमन जी, हमने शो के शुरू में बोला था कि चलते चलते हम आपसे अपडेट लेंगे बैंक में जमा हमारे पैसों को लेकर, तो क्या अपडेट है, अगर इसको बता पाएं। अब ये बहस 2 साल पहले से चल रही है लगातार बैंकों को लेकर कि बैंकों में जो आपकी जमा है अगर वो बैंक मॉरेटोरियम में चला जाता है, बैंक डिफॉल्ट में चला जाता है, तो आपकी जमा के बीमा का आकार क्या है। उसे सरकार ने बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी अगर कोई बैंक, आमतौर पर बैंक डूबते नहीं है, पर काल्पनिक रूप से हाइपोथेटिकली पर कोऑपरेटिव बैंक डूबते हैं। पीएमसी बैंक हमने डूबते देखा और उसमें बहुत नुकसान होते देखा। वहां से ये पूरी बहस शुरू हुई थी कि यदि कोई बैंक डूबता है तो डिपॉजिटर्स को अपने टोटल डिपॉजिट पे अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध होगा 90 दिनों के अंदर, जो लगभग पिछली जो इस समय पूरे बैंकिंग सिस्टम में ये बीमा लगभग 98% डिपॉजिट्स को कवर करेगा, क्योंकि भारत में ज्यादातर डिपॉजिट 5 लाख रुपए से नीचे के हैं। जो बड़े डिपॉजिट्स हैं वो करीब 3 या 4% है, ऐसा पता चला है। और डिपॉजिट की वैल्यू के हिसाब से करीब 50% डिपॉजिट्स को कवर करेगा। ये समझना जरूरी कि 98% डिपॉजिट्स का नंबर है और 50% वैल्यू है। यानी 50% डिपॉजिट्स ऐसे हैं जो 5 लाख रुपए से ऊपर के हैं, 51%, यानी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए के ऊपर के। तो यदि वो डिपॉजिट डूबते हैं तो उन डिपॉजिटर्स को तो नुकसान होगा, क्योंकि उनको केवल 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। लेकिन जो छोटे जमा करता है, उन छोटे जमा करताओं को अब 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। ये जो बिल सरकार ने बनाया था, जिसको DICGC बिल कहा गया था, वो बिल संसद में पारित हुआ है। और इसके बाद ये इंश्योरेंस की लिमिट अब 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। 1993 में दर्पण ये लिमिट 30,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई थी। उससे पहले जुलाई 1980 में 30,000 रुपए तक का इंश्योरेंस आपको बैंक के बचत पर मिलता था। उसे बढ़ाकर 1 लाख किया गया था और अब उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो जो मझोले आकार के डिपॉजिटर्स हैं, उन्हें बैंक डूबने की स्थिति में या बैंक के मॉरिटोरियम की स्थिति में जाने में अब नुकसान कम होगा। ये अपडेट है। शुक्रिया। तो ये था आज का खर्चा पानी शो के बारे में। कोई भी राय देनी हो तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अभी के लिए विदा। शुक्रिया अंशुमन जी। धन्यवाद।